हाँ तो दोस्तों सभी का स्वागत है। मैं एडी सर आज आपको ईजेड पद्धति और आरएस पद्धति के बारे में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि अपन किसी भी क्वेश्चन को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि वो ई नामकरण है या जेड नामकरण है या फिर उसका नामकरण आर है या एस है। ठीक है, इसके लिए अपन को कुछ बिंदु है, 3 लाइन मान लो, 3 लाइन अपन को याद रखनी है क्योंकि उसी से अपन वरीयता निर्धारित करेंगे। तो देखो, चाहे पद्धति ईजेड हो चाहे पद्धति आरएस हो, दोनों का एक ही नियम है कि सबसे पहले अपन वरीयता का निर्धारण करते हैं, वरीयता या प्राथमिकता का। और वरीयता या जो प्राथमिकता है वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर। और यदि परमाणु क्रमांक माना समान हुआ तो उनकी वरीयता अपन परमाणु भार के आधार पर करेंगे। परमाणु भार, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया कि अपन वरीयता का जो निर्धारण करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? परमाणु क्रमांक के आधार पर करेंगे। जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है उसे प्राथमिकता देंगे, ठीक है, और जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है उसे अंतिम प्राथमिकता देंगे। यदि किन्हीं 2 तत्वों के या 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान है तो अपन प्राथमिकता का निर्धारण परमाणु भार से करेंगे। अरे ठीक है ना। तो देखो बेटा, तो अपन प्राथमिकता का निर्धारण परमाणु क्रमांक से करेंगे। परमाणु क्रमांक समान है तो परमाणु भार से, ठीक है। जैसे अगर अपन हाइड्रोजन और जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और क्लोरीन, जैसे अपन ने माना ये 4 परमाणु हैं, इनकी वरीयता का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का, क्लोरीन का। वैसे तो मैं बता देता हूँ, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 1 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसका है? Cl का। तो वरीयता किसको मिलेगी? Cl को। Cl को नंबर 1 वरीयता मिलेगी। Cl के बाद में कार्बन का, तो कार्बन का वरीयता क्रमांक कितना हो जाएगा? 2। अब बात आती है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन होता है, दोनों का परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन ध्यान रखना इसका परमाणु भार 1 होता है और इसका परमाणु भार 2 होता है। दोनों का परमाणु क्रमांक समान है तो अपन परमाणु भार के आधार पर वरीयता देंगे। तो परमाणु भार किसका ज़्यादा है? ड्यूटेरियम का। तो इसको वरीयता 3 और चौथी वरीयता कैसे मिलेगी? हाइड्रोजन को, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो भी अपन वरीयता का निर्धारण करेंगे, चाहे पद्धति ईजेड हो चाहे पद्धति आरएस हो, किसके आधार पर करेंगे? परमाणु क्रमांक के आधार पर करेंगे। और ध्यान रखना, कार्बन से जो पहला परमाणु जुड़ा हो उसी का परमाणु क्रमांक देखना है। यदि पहले परमाणु समान है तो दूसरा परमाणु को देखना है, दूसरे परमाणु भी समान है तो तीसरे परमाणु को देखना है, और परमाणु क्रमांक के आधार पर ही वरीयता को निर्धारित करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे माना अगर कहीं CHO जुड़ा हुआ है तो CHO को अपन कैसे लिखेंगे? COOH, अर्थात जो डबल बॉन्ड वाला है वो किस में टूट जाएगा? 2 सिंगल बॉन्डों में टूट जाएगा। इसी प्रकार COOH है तो इसको भी अपन कैसे पढ़ेंगे? COOH, ठीक है ना। अब माना अगर अगला पॉइंट और देख लो, जैसे मैंने बताया था CH3 है तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? CHHH। और C2H5 है तो ध्यान रखना C2H5 को अपन लिखेंगे CH2CH3, और CH2CH3 को कैसे लिखेंगे? CHHCHHH। अर्थात इसमें जैसे पहला परमाणु समान है, दूसरा परमाणु समान है, तीसरा समान है, चौथा अलग है। तो इसमें चौथा हाइड्रोजन है, इसमें चौथा कार्बन है, तो वरीयता किसे मिलेगी? C2H5 को वरीयता मिलेगी, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
ये चीज़ें अपन को याद रखनी है, जो चीज़ें कि अपन को वरीयता परमाणु क्रमांक के आधार पर लेनी है। पहला परमाणु समान है तो दूसरा देखो, दूसरा समान है तो तीसरा देखो, तीसरा समान है तो चौथा देखो, ठीक है, चौथा समान है तो पांचवा देखो। तो अपन इसी प्रकार से तब तक देखते जाएंगे जब तक वो समान है। लास्ट में जो भी अलग है उससे टैली कर लो कि किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ EZ और RS नामकरण। तो देखिए इधर जैसे अपन ने EZ नामकरण ले लिया, CH3CCl जैसे माना ये अपन ने कोई एल्कीन लिख दिया और इसका EZ नामकरण करना है। तो ई का मतलब ग्रीक भाषा में एंटीजन होता है, एंटीजन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। और जेड का मतलब होता है जूसामन, जूसा NNEN, जिसका मतलब होता है समान। तो ध्यान रखना, समान वरीयता वाले परमाणु या समूह समान दिशा में होते हैं तो जेड लेंगे, और यदि विपरीत दिशा में है तो अपन ई लेंगे। अपन ने पहले यहाँ देखा था दो समान समूह एक ही दिशा में होते हैं तो उसे समपक्ष कहते थे, और विपरीत दिशा में होते हैं तो विपक्ष कहते हैं। यहाँ समान समूह से अपन को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अपन जो नामकरण करते हैं वो कौन सा करते हैं? EZ, और EZ में समान परमाणु और समान समूह से मतलब नहीं है। अर्थात जहाँ पर अपन को वरीयता निकालनी है, और वरीयता किसके आधार पर निकलेगी? परमाणु क्रमांक के आधार पर निकलेगी। तो देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक ये है और डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक ये है। तो इसमें और इसमें देखो, इसमें पहला परमाणु कौन होता है? कार्बन। कार्बन से कार्बन जुड़ा होता है, ना कि हाइड्रोजन। और इसमें पहला परमाणु कौन जुड़ा हुआ है? Cl। तो इसमें वरीयता किसे मिलेगी? Cl को वरीयता मिलेगी, क्योंकि Cl का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। इसकी बात करें तो इसमें पहला परमाणु C है और दूसरा परमाणु Br है। तो किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है? Br का। तो यहाँ पर CH3 और Br में से किसको वरीयता मिलेगी? Br को मिलेगी। अब आप देख लो, अधिक वरीयता वाला परमाणु इधर है Cl और इधर की साइड है Br, दोनों एक ही दिशा में है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? Z फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये Z फॉर्म में। इसी प्रकार यदि माना अपन ने लिख दिया CH3, इसको यदि अपन उल्टा करके लिखे तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ई फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ई फॉर्म। ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें COOH है, इसमें CHO है, ठीक है। तो वैसे ही पता चल जाएगा पहला परमाणु कैसा है? समान है। दूसरा परमाणु ऑक्सीजन है, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यदि माना इसका दूसरा परमाणु ऑक्सीजन माने तो मान लो दूसरा ऑक्सीजन है तो दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा कौन है? हाइड्रोजन है, तो तीसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। वरना अपन ऐसे भी ले सकते हैं, COOH है तो एक बॉन्ड, जैसे COOH, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? डबल O है तो COOH। CHO को अपन कैसे लिखेंगे? CHO को अपन कैसे लिखेंगे? ये लो COO और ये H। तो देखो पहला परमाणु सेम है, दूसरा परमाणु सेम है, तीसरा सेम है, चौथा इसका हाइड्रोजन है, चौथा इसका ऑक्सीजन है। तो वरीयता किसे मिल जाएगी? COOH को। Cl Br है, तो देखो यदि अपन को परमाणु क्रमांक नहीं आता है तो ये देख लो कि सबसे ऊपर कौन आता है? FCl Br I, फिर कल बाहर I। तो देखो बेटा, जो नीचे आता है उसका परमाणु क्रमांक भी ज़्यादा होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो देखो नीचे कौन आ रहा है? Cl आ रहा है या Br? तो Br आ रहा है। तो यहाँ पर प्राथमिकता Br को मिलेगी और यहाँ प्राथमिकता COOH को मिलेगी। तो देख लो दोनों कौन सी दिशा में है? समान दिशा में है। तो ये कौन सी फॉर्म है? Z फॉर्म।
तो ये होता है EZ फॉर्म कि E और Z का पता कैसे लगाया जाता है। अब तक अपन ने देखा कि डबल बॉन्ड केवल कितना था, एक था, लेकिन यदि सोचो एक से ज़्यादा आ जाए, जैसे अपन ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C H H CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और ये H। अब यदि माना आ जाए कि इस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दिया और फिर यदि पूछे कि इसका EZ IUPAC नाम लिखो, EZ नामकरण करते हुए IUPAC नाम लिखो, तो देखो सबसे पहले अपन को EZ नामकरण करना है। पहले तो आप ये देख लो कि काउंटिंग किधर से की जाएगी। डबल बॉन्ड इधर से करेंगे तो 2 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 3 पर आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक ये रहा और एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा। तो सबसे पहले अपन को वरीयता निकालनी है, तो इस पर कौन जुड़ा हुआ है, एक CH3 और दूसरा कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वरीयता सबसे कम होती है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है। तो देखो इधर, तो इसमें और इसमें किसको वरीयता मिल जाएगी, CH3 को वरीयता मिल जाएगी। ये नहीं देखना है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन विपरीत दिशा में है तो ये ट्रांस हो गया, इससे अपन को मतलब नहीं है, चाहे ये समान दिशा में हो चाहे ये विपरीत दिशा में हो। EZ में समान परमाणु और समान समूह का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लो अपन ने ले लिया CH3 और यहाँ देखो यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, H। अपन जानते हैं H की वरीयता सबसे कम होती है और इसकी वरीयता सबसे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ H है और यहाँ कौन है, कार्बन। तो ये देखो अधिक वरीयता इसकी हुई, तो ये कौन सी दिशा में हो गया, विपरीत दिशा में हो गया। तो ये डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2E। क्या लिखेंगे, 2E। इसमें नंबर देना ज़रूरी है। यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड था इसलिए यहाँ पर नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड की संख्या 2 है। 2 क्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितने भी हो। अगर डबल बॉन्डों की संख्या 1 से ज़्यादा है तो अपन को नंबर देना पड़ता है। वैसे ही भी यहाँ पर अपन जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो अपन यहाँ पर 2Z भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, 2Z, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 3 4 5 उनमें लिखा जाता है जिनमें डबल बॉन्डों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। तो ये हो गया 2E। अब आगे चलो, डबल बॉन्ड कहाँ आता है, 4 नंबर पर। तो सोचो, और एक ये रहा, तो इसमें और इसमें किसको वरीयता मिल जाएगी, एथिल को वरीयता मिल जाएगी। और यहाँ देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है चौथे कार्बन से, तो यहाँ पर वरीयता हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। यहाँ देखो इधर से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, तो इसकी वरीयता ज़्यादा है। कौन सी दिशा में, ये समान दिशा में है, तो लिखेंगे 4Z। क्या लिखेंगे, 4Z, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 4 पर, तो इसका नाम हो गया 2E 4Z। अब इसका IUPAC नाम लिख दो। कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं, 1 2 पूरे कितने, 7 पर कौन आता है, हेप्टा। डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है तो आपकी मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड एक 2 नंबर पर है, एक 4 है, तो हेप्टा 2 4 डाई और डबल बॉन्ड का नाम इन। तो ये इसका EZ नामकरण हो गया 2E 4Z हेप्टा 2 4 डाई इन। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देख लो। सवाल ऐसे भी आ सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CCl H डबल बॉन्ड C2H5। तो वही है, इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, इधर से 2 और एक 3 नंबर पर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ देखो इसमें और इसमें किसको प्राथमिकता मिलेगी, CH3 को 2 नंबर लगा दिया। और इसमें देखो यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन, और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, Cl, तो इसमें प्राथमिकता किसको मिल जाएगी, Cl को। तो बताओ क्या बन गया, 2Z। ठीक है, फिर आता है 4 नंबर पर देखो, इसमें H है और इसमें C2H5 है, तो इसमें प्राथमिकता किसे मिल जाएगी, C2H5 को। यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है, इसकी वरीयता सबसे कम है, तो इसमें प्राथमिकता किसे मिलेगी, इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को, जैसे अपन को यहाँ मिली थी ये वाली। तो बताओ पूरे ग्रुप को मिलेगी, तो ये कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, तो ये कौन हो जाएगा, 4E। कैसा हो जाएगा, 4E। ठीक है,
एक बार फिर देख लो, यहाँ पर किसे प्राथमिकता मिलेगी, CH3 को। यहाँ पर किसे मिलेगी, Cl को, क्योंकि इसका पहला परमाणु कौन है, कार्बन, इसका पहला परमाणु कौन है, Cl, तो Cl का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है। 4 नंबर पर देखो, यहाँ प्राथमिकता C2H5 को मिलेगी, और यहाँ देखो हाइड्रोजन है, इसकी प्राथमिकता सबसे कम है और इस ग्रुप की प्राथमिकता ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पहला परमाणु कौन है, कार्बन। IUPAC नाम लिख दो, इसमें प्रतिस्थापित समूह भी है, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, और वो कितने कार्बन है, 5 और 2 7 कार्बन है, तो हेक्टा 2 नंबर और 4 पर है, तो 2,4 डाई इन। तो ये अपना EZ नामकरण है। इस प्रकार से आप डबल बॉन्ड की संख्या 2 है तो ऐसे कर देंगे, 3 है तो उसी को आगे दे देंगे, 4 है तो उसको इसी प्रकार से नामकरण दे देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना EZ नामकरण। देखो अब RS नामकरण, इसमें R और S ये दोनों शब्द भी ग्रीक शब्द हैं। R का मतलब रिक्टस होता है, जिसका मतलब होता है दायां। दायां मतलब होता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है वो क्लॉकवाइज दिशा में चलती है। S का मतलब होता है सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है बायां, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखो EZ नामकरण पद्धति में अपन ने बताया था कि जो वरीयता का निर्धारण करते हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर करते हैं। ठीक है, सेम डिटो का डिटो, वरीयता का निर्धारण परमाणु क्रमांक के आधार पर RS पद्धति में भी करते हैं। ठीक है ना, और ये वरीयता का जो निर्धारण जो दिया था वो वैज्ञानिक कौन, इंगोल्ड प्रेलोग ने दिया था, जो अनुक्रम नियम के नाम से जाना जाता है। कौन, इंगोल्ड प्रेलोग का अनुक्रम नियम। ठीक है ना, तो देखो दोनों में सेम वही है। इसमें क्या करना है कि जिसकी वरीयता 4 नंबर की होती है, मतलब सबसे कम, क्योंकि एक क्रेल कार्बन से 4 परमाणु या 4 समूह जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो RS नामकरण क्रेल अणुओं में करते हैं, EZ नामकरण द्विबंध युक्त यौगिकों में करते थे। तो देखो क्रेल कार्बन पर 4 परमाणु या 4 समूह जुड़े होते हैं, और अपन ये भी जानते हैं उनकी वरीयता 1, 2, 3, 4 होती है, अर्थात चौथी वरीयता वाली सबसे कम होती है। जिसकी वरीयता सबसे कम है उसे 4 नंबर देते हैं, वो हमेशा पीछे की ओर रहना चाहिए। ठीक है, या ऐसे कहो कि यदि अपन को माना फिशर सूत्र दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, फिशर सूत्र, तो जिसकी वरीयता क्रमांक 4 नंबर है वो ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी रेखा के ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए। यदि जिसकी वरीयता क्रमांक 4 है और वो खड़ी रेखा के ऊपर या नीचे स्थित है तो जो उसका विन्यास होगा वो सही विन्यास होगा। और यदि जिसका वरीयता क्रमांक 4 है और वो खड़ी रेखा के ऊपर या नीचे नहीं है, अर्थात वो क्षैतिज रेखा पर है, बाईं साइड या दाईं साइड है, तो जो विन्यास अपन उसका ज्ञात करेंगे वो सही विन्यास नहीं होगा। फिर उसमें 2 बार अपन को अंतः परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाकर उसका सही विन्यास आएगा। कैसे आएगा वो देखो, इसमें जो पूछा जाता है, जैसे अपन ने ये दे दिया, ये फिशर सूत्र है। ठीक है, HCl D और ये CH3, जहाँ दोनों रेखाएं काटती है वो क्रेल केंद्र होता है या क्रेल कार्बन होता है। ठीक है, ये क्रेल अणु है, इसके चारों संयोजकताओं से अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं। तो अपन को चारों में ही कंपेयर करनी है कि इसका पहला परमाणु कौन है, कार्बन, इसका पहला परमाणु कौन है, Cl, इसका पहला परमाणु कौन है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ही है इसका नाम, ध्यान रखना, बाहरी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम, और ये सामान्य हाइड्रोजन। तो इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 17 और इसका परमाणु क्रमांक 6। तो सबसे पहले प्राथमिकता किसे मिलेगी, क्लोरीन को, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 है। दूसरे नंबर पर ये लिख दिया मैंने 1। दूसरे नंबर पर किसे मिलेगी, CH3 को, क्योंकि इसका पहला परमाणु कौन है, कार्बन, इसको वरीयता कितनी मिलेगी, 2। अब बात आती है कि H और ड्यूटेरियम दोनों का परमाणु क्रमांक कैसा है, समान है। तो मैंने बताया था यदि परमाणु क्रमांक समान है तो वरीयता का निर्धारण परमाणु भार से करते हैं। तो ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना होता है, 2,
तो इसको ये ड्यूटेरियम इसको 3 और सबसे कम हाइड्रोजन को मिलेगी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसको 4 नंबर की वरीयता मिल जाएगी। तो अब देखो बेटा, जैसे अपन ने 1, 2 और ये 3 अपन को 4 नंबर देना ही नहीं है, ठीक है बस। लेकिन अपन को ये देखना है कि जो 4 नंबर वाला है वो इस खड़ी रेखा के ऊपर है या नीचे है। मतलब या तो ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए। बोलो ऊपर है या नीचे है? ऊपर, ठीक है ना, बिल्कुल सही, ऊपर ही है ये। इसका मतलब जो इसका विन्यास अपन डायरेक्ट निकालेंगे वो बिल्कुल सही विन्यास होगा। तो ध्यान रखना, हमारी आँख को 1 से 2 और 2 से 3 की ओर घुमाना है। किधर से किधर? 1 से 2 और 2 से 3 की ओर घुमाना है। यदि हमारी आँख 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉकवाइज घूमती है तो वह विन्यास होगा R, और यदि उल्टा घूमती है तो उसका विन्यास कैसा होगा? S। तो देख लो बेटा, इसमें चौथी वरीयता क्रमांक वाला कहाँ पर है? ऊपर। तो ऊपर हो या नीचे हो, जब तो कोई परेशानी नहीं है, अंतः परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो घुमाओ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बोलो ऐसे ही घूम रही है। 1 से 2 में जाओ और 2 से कहाँ जाओ? 3। बोलो कैसी घूम रही है ये? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो इसका नाम हो जाएगा, ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? R फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? R। IUPAC नाम लिखना है तो लिख दो। कितने कार्बन है? 2, 1 और 1 2। तो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 ड्यूटेरियो, और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एथेन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा R, 1 क्लोरो, 1 ड्यूटेरियो, एथेन। तो ये कौन से फॉर्म में? R फॉर्म में। तो ये तो रही बात एक क्रेल कार्बन की। दूसरी बात देखो, यदि माना H यहाँ हुआ, OH, CH3 और यहाँ पर अपन ने ले लिया C2H5। जैसे माना अपन को इसका RS नामकरण करना है, तो यह देखो कि अपन ये तो जानते हैं कि पहली चौथी वरीयता किसकी होती है? हाइड्रोजन की, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो पहली वरीयता, इसका पहला परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। इसका पहला परमाणु कौन है? कार्बन। इसका पहला परमाणु कौन है? कार्बन, ठीक है। तो पहली वरीयता किससे मिलेगी? OH को। दूसरी वरीयता CH3 है, तो आपने ने बताया CH3 को कैसे लिखते हैं? ये CH3 को ऐसे लिखेंगे। C2H5 है तो इसको कैसे लिखेंगे? CH2CH3, ऐसे। पहला समान है, दूसरा समान है, तीसरा समान है, चौथा अलग है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होती है। तो देखो इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि जिसका वरीयता क्रमांक 4 होता है वो कहाँ पर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए? क्या इसमें ऐसा है? नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का वरीयता क्रमांक सबसे कम है, लेकिन ये क्षैतिज रेखा पर है। और मैंने बताया ये ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर या नीचे नहीं है तो इसका क्या करेंगे? अपन 2 बार अंतर परिवर्तन करेंगे। तो आप ऐसा करो, कोई अंतर परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले डायरेक्ट निकाल लो। 1 से 2 और 2 से 3 में यदि अपन घूमेंगे तो देख लो 1 से 2, 2 से 3 में कैसा आ रहा है? R फॉर्म आ रहा है। कैसा आ रहा है? R फॉर्म। तो इसको उल्टा करके लिख दो, S फॉर्म। यही इसका आंसर है। अगर जिसकी वरीयता क्रमांक 4 है और वो यदि क्षैतिज रेखा पर है तो ध्यान रखना उसको डायरेक्ट कर लो, जो आएगा उसको अपन नकली मान लो। क्या मान लो? नकली। इसका उल्टा कर दो, यही अपना सही होगा, अर्थात इसका सही नाम S फॉर्म होगा। क्या होगा? S फॉर्म। तो ठीक है ना, क्षैतिज रेखा पर हो तो जो नाम आ रहा है उसका उल्टा करके लिख देंगे, वही इसका ओरिजिनल नाम होगा। IUPAC नाम तो तुम लिख सकते हो 1, 2 और 2 4, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो 2 क्रेल कार्बन वाले देख लो, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक क्रेल कार्बन का तो सीधा होता है, वो आसानी से निकल जाता है। 2 क्रेल कार्बन में आती है परेशानी। यहाँ देखो इसमें भी 2 क्रेल कार्बन है, इसमें भी 2 क्रेल कार्बन है, ठीक है।
यहाँ पर से 1 2 3 और ये 4। तो क्रेल कार्बन बेटा कितने नंबर पर है? एक है 2 नंबर पर और एक कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो देखो इसमें नंबर देना पड़ेगा। तो पहले 2 नंबर पर देख लो आप, इसका पहला परमाणु कौन है? O। तो इसमें वरीयता किसे मिलेगी? OH को। मैं 1 नंबर डाल रहा हूँ। इसमें देखो पहला परमाणु कौन है? कार्बन। और इसका देखो हाइड्रोजन है, इसकी वरीयता क्रमांक तो 4 है, ये मैंने लिख दिया। अब सवाल आता है कि दूसरा नंबर मैं किसे दूँ? तो देखो इसका पहला परमाणु कार्बन है और इस चौथी संयोजकता से ये जो जुड़ा हुआ है इसको मैं लिख देता हूँ कार्बन। इसका भी पहला परमाणु कौन है? कार्बन। कार्बन कार्बन कैसे हो गए? समान। दूसरा परमाणु कौन है इसका? हाइड्रोजन। और इसका दूसरा परमाणु कौन है? Cl। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी मान सकते हैं। तो अभी तीसरा देखेंगे तो इसका Cl आ जाएगा। तो परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। तो बताओ दूसरा नंबर किसे मिलेगा? इसे तीसरा मिलेगा। और इसे कौन सा नंबर मिलेगा? दूसरा। ठीक है, अब घूम जाओ 1 से 2 और 2 से 3। तो ये पहला 1 से 2 और 2 से 3। बोलो कैसा घूमे अपन? क्लॉकवाइज। तो ये कितने नंबर पर आ गया? 2R। कितना आ गया? 2R। अब कौन से पर आएगा? 3 पर। ये तीसरा है। इसको मैं दोबारा मिटा रहा हूँ, लगा देता हूँ। ये कौन सा नंबर है? 2 है। और ये कौन सा है? 3 है। ठीक है, अब देखो इधर 3 नंबर पे निकालो। पहला Cl है तो इसको नंबर 1 मिल जाएगा। इसको मिटा दूँ मैं अब। ठीक है, ये लो। दूसरा परमाणु देखो, इसका पहला कार्बन, चौथा है, इसको तो चौथी वरीयता मिल जाएगी। ये देखो कार्बन, तो यहाँ पे भी मैं देखो अब जैसे C लिख रहा हूँ तो C दोनों में समान है। दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। इसका दूसरा कौन है? OH। तो इसको वरीयता मिल जाएगी 2 नंबर। और इसको कितने मिल जाएगी? 3 नंबर। ठीक है, अब अपन को घूमना है 1 से 2 और 2 से 3। 1 से 2 और 2 से 3। कैसे घूमे अपन? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3s। कोई परेशानी? लेकिन अपन ने यहाँ देखा 2 नंबर पे भी चौथा वरीयता क्रमांक कहाँ पे था? क्षैतिज रेखा पर। और 3 नंबर पे भी चौथी वरीयता क्रमांक कहाँ पर था? क्षैतिज रेखा पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 बार क्या होना चाहिए था? अंतः परिवर्तन। तो मैंने बताया आपको अंतः परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। क्षैतिज रेखा पर न्यूनतम वरीयता क्रमांक वाला परमाणु है तो आप इसका उल्टा कर दो, अर्थात जो विन्यास आया है वो कैसा आया? अपना नकली। तो अपन का सही विन्यास क्या होगा? सही विन्यास इसका उल्टा कर दो, 2R का उल्टा कर दो 2S, और 3S का उल्टा कर दो 3R। 2S 3R। IUPAC नाम पूछे तो इसके आगे अपना IUPAC नाम लिख दो कि 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा IUPAC नाम? 3 क्लोरो ब्यूटेन टू ऑल। इसी प्रकार एक इसमें और देख लो, जैसे ये मीसो टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र है, इसका RS विन्यास पूछे तो देखो इधर वही, ये 2 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर कार्बन। तो 2 नंबर पर देखो इसका पहला परमाणु C है और इसका पहला परमाणु भी C है। इसको ध्यान से देखो, ये C लगा देता हूँ। ये लो, पहला परमाणु C है, पहला परमाणु C है, इसको तो नंबर 1 मिल जाएगा। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा कौन है? ऑक्सीजन। तीसरा कौन है? हाइड्रोजन। तो इसको ध्यान रखना, अपन ने लगा दिया तो इसको वरीयता क्रमांक कितना मिल जाएगा? 2। और इसको कितना मिल जाएगा? 3। तो घूम जाओ, कैसा घूम रहे हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो कितना आ जाएगा? 2S। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना, COOH है तो यहाँ पर पढ़ो इससे कौन जुड़ा हुआ है? C जुड़ा हुआ है, तो C से C समान है। ठीक है, दूसरा परमाणु इसका H पढ़ा जाता है, इसका O पढ़ा जाता है। इसको भी नहीं पढ़ो तो दूसरा परमाणु O है तो दूसरा परमाणु O है, तीसरा परमाणु H है तो यहाँ तीसरा O है, तो इसको वरीयता मिल जाएगी। अगर अपन इसको लेंगे तो इसमें भी देख लो, इसका पहला परमाणु C है, इसका पहला परमाणु C है, दूसरा परमाणु O है तो इसका दूसरा परमाणु C है, तो O की वरीयता ज़्यादा है। ठीक है ना। अब अपन 3 नंबर पे लेंगे तो 2S। 3 नंबर पर लेंगे तो ये देखो 3 नंबर पर वही पहला वरीयता इसको मिल जाएगा
2 नंबर पर देखो COOH है, तो इसका पहला परमाणु C है, इसका पहला परमाणु C है, इसका O है वही O है, इसका H है तो इसका O मान लो, तो इसका दूसरा नंबर है तो और इसका तीसरा नंबर। तो घूम जाओ 1 से 2 और 2 से 3, तो कैसा आया ये 3s। कैसा आया 3s। तो देख लो इसमें भी चौथा वरीयता क्रमांक कहाँ पर है, क्षैतिज रेखा पर। तो इसका सही रूप कितना हो जाएगा 2r और 3r। ये सवाल कई बार पूछा जाता है बेटो। तो इसका अरे सॉरी यार ये r है ना, क्योंकि ये कौन सा घूमे अपन क्लॉकवाइज, तो 3r है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा 3s। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मीसो टार्टरिक अम्ल का RS नामकरण क्या होगा 2r 3s, अगर OH इधर की साइड है। ठीक है ना। IUPAC नाम पूरा लिख सकते हैं बेटाओ, 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक अम्ल। कोई परेशानी हो तो बताओ। एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देता हूँ, CHO 3 4 5 6, CH2OH COH OH H OH H OH H H, इसका नाम है डी ग्लूकोज। कई बार सवाल, एक बार सवाल इसका भी आया था कि इसका RS नामकरण क्या है, इसका RS नामकरण क्या है। तो इसका भी देख लो, वही है कि जिसकी वरीयता 4 है वो क्षैतिज रेखा पर है, इसलिए सबसे पहले जो और कैसा नामकरण करेंगे अपन, नकली वाला। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा सही। तो देखो इधर 1 2, एक तो 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5, इसमें 4 क्रेल कार्बन है, 2 नंबर पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर। तो पहले 2 नंबर का निकाल लो। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पहला परमाणु C है, यहाँ पहला परमाणु O है, तो पहली प्राथमिकता इसको मिल जाएगी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। दूसरा देखो इधर इस पर कार्बन है, ये कार्बन है, CHO है, यहाँ देखो COH है, इसमें देखो दूसरा परमाणु ऑक्सीजन है, दूसरा CHO को अपन कैसे लिखते हैं मैंने बताया था COOH। तो यहाँ देखो पहला परमाणु कार्बन, पहला परमाणु कार्बन, इसको समझ लो सारे एक जैसे आएंगे। फिर दूसरा परमाणु इसका O माने तो इसका भी O मान लो, तीसरा H है तो तीसरा O है, तो दूसरी प्राथमिकता किसे मिल जाएगी CHO को, और तीसरी प्राथमिकता इसको मिल जाएगी। तो घुमाओ 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3, कैसे घूमे अपन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका नाम हो गया 2s। कैसा हो गया 2s। अब 3 नंबर पे आ जाओ। अब 3 नंबर पे बात करें तो वही OH है, तो इसको तो 1 नंबर दे दो। अब बात आती है 2 नंबर और 3 नंबर की। तो 2 नंबर पर देखो बेटाओ, एक इससे ये जुड़ा हुआ है, इसको मैं अलग निकाल देता हूँ। 3 नंबर वाले कार्बन को एक जुड़ा हुआ है OH, एक जुड़ा हुआ है H, एक जुड़ा हुआ है CH OH, ये 3 नंबर वाला है, और CHO, और इससे क्या जुड़ा हुआ है CH OH C, ये जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ देखो 3 नंबर पे निकाल रहे हैं, तो इसकी एक तो है OH जिसको नंबर 1 मिल जाएगा। अब दूसरे से देखो C, तो C H H OH OH सेम है ना। अब इससे ऊपर देखो CHO जुड़ा हुआ है, तो CHO में बताओ किसको प्राथमिकता मिलेगी CHO को। किसे मिलेगी CHO को। तो मतलब दूसरी प्राथमिकता किसे मिल जाएगी, इस ग्रुप को मिल जाएगी, और तीसरी प्राथमिकता जो नीचे है वो इसे मिलेगी। तो अपन कैसे घूमेंगे यूँ, कैसे घूमेंगे यूँ। तो घुमा दो OH, फिर दूसरी प्राथमिकता इसको ये लो, कौन सी आई है क्लॉकवाइज है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 3R। कैसा हो जाएगा 3R। चौथे का निकाल लो। अब वही 1 नंबर इसको मिल जाएंगी। 2 नंबर में देखो C C H H OH OH, इसमें CH2OH है और इसमें
OH है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है बेटा, और C के बाद में O है, C के बाद में है, तो इसको कौन सी प्राथमिकता मिलेगी? तीसरी। ये 2 नंबर और ये पूरा कौन सा नंबर? 3 नंबर। तो ये लो 1 से 2, 2 से 3, इसमें भी कैसा आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब लास्ट वाली आ जाओ, वही इसको 1 नंबर मिल जाएगी। दूसरा देखो इसमें CH2OH है, COH है, तो C के बाद में O है, यहाँ H है, तो इसको प्राथमिकता 3 मिल जाएगी और इसको 2 मिल जाएगी। 1 से 2 और 2 से 3, ये भी कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। तो 5S, इसका उल्टा कर दो, 2R, 3S, 4R, 5R। ये लो, ये डी ग्लूकोज का RS नामकरण हो गया 2R, 3S, 4R, 5R। ठीक है, ये अपनी EZ पद्धति और RS पद्धति। इस प्रकार से क्रेल कार्बन चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, अपन ज्ञात कर सकते। देखो 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि DL और कैपिटल DL और स्मॉल DL में अंतर लिखो, और मीसो रूप और रेसमिक मिश्रण में क्या अंतर है। तो अपन ये जानते हैं कैपिटल D और कैपिटल L। ग्लिसरॉल्डिहाइड में अपन ने बताया हुआ है समूह दाईं साइड होता है तो D माना, और बाईं साइड होता है तो उसे L मान लिया। ठीक है, फिर उसी के सापेक्ष अन्य यौगिकों की तुलना की गई जिनमें OH समूह दाईं साइड होता है उसे D माना, और बाईं साइड होता है उसे L माना। तो इसका मतलब ये DL जो है वो किसको दर्शाता है? अणु के विन्यास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विन्यास को। दूसरी बात ये DL जो होता है वो विन्यास को नहीं, प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाता है। दूसरी बात ये DL तो अपन देख कर ही पता लगा लेते हुए समूह दाईं साइड है तो D, बाईं साइड है तो L। लेकिन स्मॉल DL अर्थात वो दक्षिण घूर्णक है या वाम घूर्णक है, इसका पता अपन आंखों से देखकर नहीं लगा सकते। इसका मतलब जिसे अपन आंखों से देखकर पहचान ले वो सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक। तो ये सैद्धांतिक विधि है, और ये कैसी विधि है? प्रायोगिक विधि है। कैसी विधि है? प्रायोगिक विधि है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, अंतर याद रखना DL और स्मॉल DL में। ये विन्यास को दर्शाती है, ये ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाती है, ये सैद्धांतिक विधि है और ये प्रायोगिक विधि है। ठीक है, इसी प्रकार से मीसो रूप और रेसमिक मिश्रण की यदि बात करें, एक ही अंतर पूछता तो 2 है, जिनमें से कोई भी एक लिख दो। मीसो रूप और रेसमिक मिश्रण की यदि बात करें तो अपन जानते हैं जो मीसो रूप होता है वो केवल एक ही यौगिक होता है, एक ही यौगिक होता है, जबकि रेसमिक मिश्रण क्या होते हैं? 2 यौगिकों का मिश्रण होता है। कितने यौगिकों का? 2 यौगिकों का मिश्रण होता है। तो ये ध्यान रखना, ये 2 यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है ना, और ये एक ही यौगिक होता है। दूसरी बात ये है कि मीसो के अंदर क्या पाया जाता है? सममिति तल पाया जाता है, और इसमें सममिति तल अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? सममिति तल पाया जाता है, और इसमें सममिति तल अनुपस्थित रहता है। तीसरी बात करें तो मीसो रूप के अंदर जो प्रतिकार होता है वो कौन सा होता है? आंतरिक प्रतिकार होता है। कौन सा? आंतरिक प्रतिकार। सममिति तल में अपन ने बताया इसका आधा भाग स्मॉल d और आधा भाग स्मॉल l होता है, और जो आंतरिक प्रतिकार के कारण एक दूसरे की ध्रुवण घूर्णकता को नष्ट कर देते हैं। इसमें भी अपन ने बताया 2 यौगिकों का मिश्रण होता है, 50% स्मॉल d होता है, 50% स्मॉल l होता है। इसलिए इसमें जो प्रतिकार होता है वो कौन सा प्रतिकार होता है? बाह्य प्रतिकार होता है, जिसकी वजह से ये दोनों D और L रूप एक दूसरे की ध्रुवण घूर्णकता को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, एक विन्यास और संरूपण में भी अपन ने बताया था अंतर, कि जो विन्यास है उनको तो पृथक किया जा सकता है, लेकिन जो संरूपण समावयवी होते हैं उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना।